हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल और रोज़े उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, जीपीएसटीआर उर्दू के लिए आज एक कंप्लीट फ्री बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आपकी पहली क्लास उर्दू गज़ल की होने वाली है। जीपीएसटीआर के बारे में जो नहीं जानते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वाली वीडियो का एक लिंक दे देंगे। आप लोग जाकर देख लीजिएगा कि जीपीएसटीआर क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और इसके क्या है मारूज़ी या वज़ाहती किस तरीके से इसका एग्ज़ाम होता है, कुल नंबर कितने होते हैं, पैटर्न क्या होता है, अहलियत का मेयार क्या होता है, इंतखाब मेरिट क्या होती है और फ्री बैच की तारीख़ यानी आज फ्री बैच स्टार्ट कर दिया गया है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप ये वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग उर्दू गज़ल को पढ़ने वाले हैं, ये जीपीएसटीआर के लिए और साथ ही साथ जहाँ पर भी उर्दू गज़ल चाहे टीजीटी, पीजीटी के लिए भी पूछी जाती है हर जगह उर्दू गज़ल के लोग इसके देख सकते हैं। जहाँ पर भी गज़ल पूछी जाती है, हर लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि ये बैच तो फ्री है, लेकिन इसकी नोट्स लेने के लिए आपको 8604609069 पर ₹99 पे करना पड़ेगा। आपको एक ग्रुप में जॉइन कर दिया जाएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपको ये सभी नोट्स आपको दे दी जाएगी वहीं पर। तो आपके लिए ये बैच तो फ्री है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, लेकिन नोट्स के लिए आपको ₹99 पे करना पड़ेगा, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पर जब तक क्लास चलेगी। जीपीएसटीआर का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। जब इसकी एग्ज़ाम होगा तब तक लगातार जो भी क्लासेस चलेंगी सबकी पीडीएफ आपको वहीं पर भेज दी जाएगी। तो ₹99 में आप ऑलमोस्ट 6-7 महीना आप क्लास देख सकते हैं और क्लास यूट्यूब पर है, फ्री है, लेकिन व्हाट्सएप पर नोट्स आपको दे दी जाएगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। गज़ल की आगाज़ो-इर्तिका, गज़ल को शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि गज़ल किस तरीके से बनी है और इसका आगाज़ो-इर्तिका कहाँ से हुआ है ना? उर्दू शायरी का बेशतर सरमाया गज़ल पर मुश्तमिल है और तकरीबन तमाम शायरों ने गज़लें कही हैं। कुछ चुनिंदा शायरों को छोड़कर तमाम शायरों ने गज़लें कही हैं। दक्कन का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह गज़ल गो भी थे। जो कुली कुतुब शाह थे साहिब दीवान शायर जो थे दक्कन के, वो क्या हैं, कुली कुतुब शाह थे। पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह थे, जबकि पहला बाकायदा अगर साहिब दीवान शायर पूछा जाएगा तो फिर आप वली मोहम्मद वली दक्कनी साहब को लगाएंगे। ठीक है, ये पहले साहिब दीवान शायर तो हैं, लेकिन पहले बाकायदा साहिब दीवान शायर नहीं है। तो क्या देखिए कि ये जो कुली कुतुब शाह साहब थे, ये गज़ल गो भी थे, लेकिन इस सिन्फ में जो दक्कनी शोरा के ख़ास तौर पर नाम पैदा किया, जो दक्कन में जिस शायरों ने नाम पैदा किया, उनमें सिराज और वली काबिल ज़िक्र हैं। सिराज और वली ने कुली कुतुब शाह से ज़्यादा गज़ल गोई में शोहरत कमाई है। और शुमाली हिंद के फ़ारसी शोरा वली का कलाम देखकर ही इस तरफ मुतवज्जे हुए थे। वली का कलाम देखकर इनकी तरफ मुतवज्जे हुए थे कि हाँ, हमको शायरी भी इस तरह की भी करनी चाहिए। जिसमें कौन-कौन थे? शाह हातिम थे, शाह मुबारक आबरू थे, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के नाम अहम हैं। ये 3 लोग ऐसे थे जो वली मोहम्मद वली दक्कनी का कलाम देखकर ही इस तरफ मुतवज्जे हुए थे। इसके बाद गज़ल के सुनहरी दौर का आगाज़ होता है। इस दौर के लाफ़ानी शायर सौदा और दर्द हैं। अब देखो, गज़ल कहाँ से शुरू हुई? दक्कन से शुरू हुई। उसके बाद दक्कन में सिराज और वली ने नाम कमाया और वली का कलाम देखकर ही देहली यानी शुमाली हिंद के लोग जैसे शाह हातिम और शाह मुबारक आबरू और मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना ने इस तरफ मुतवज्जे हुए। उसके बाद क्या हुआ? जब लोग गज़ल कहने लगे, तब गज़ल के सुनहरी दौर का आगाज़ होता है, मतलब इसका गोल्डन पीरियड फिर चलने लगता है। इस दौर के लाफ़ानी शायर मीर सौदा और दर्द हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ में शायरी की महफ़िल जमती है। फिर क्या होता है? दिल्ली देखो उजड़ने वाला शहर है, ठीक है? दिल्ली हरदम उजड़ता रहता है। तो दिल्ली की उजड़ गई और फिर क्या हुई कि लखनऊ की तरफ शायरों ने रुख किया और बहुत से शायर वहाँ से चले भी गए दिल्ली से और शायरी की महफ़िलें फिर क्या हो गईं, लखनऊ में आरास्तों ही लखनऊ में जमनी शुरू हुई। अब यहाँ के शायरों यानी लखनऊ के बारे में बता रहे हैं। लखनऊ के शायरों में मुसहफ़ी, इंशा और जुर्रात काबिल ज़िक्र हैं। मुसहफ़ी और इंशा और जुर्रात 3 लोग इसमें हो गए। मीर सौदा और दर्द जो सुनहरी दौर के दिल्ली के उजड़ने के पहले के जो सुनहरी दौर था उसके हो गए और जो दक्कन के हो गए सिराज वली और कुतुब शाह हो गए। ठीक है, मुसफ़ी इंशा और जुर्रात लखनऊ के काबिल ज़िक्र शायर हैं। इनकी गज़लों का अंदाज़ शोराए दहली के गज़लों से मुख्तलिफ है। यानी शोराए दहली जो थे वो अलग तरह की गज़ल लिखते थे और ये
अलग तरह की गज़ल लिखते थे। इसके बाद दिल्ली में शेरो शायरी की महफ़िल फिर से आरास्ता हुई। अब क्या हुआ कि जब लखनऊ में गज़लों की महफ़िलें शेरो शायरी की महफ़िलें जमने लगीं, तो उसके बाद फिर से देहली जम गया। द फिर से देहली में लोग आने शुरू हुए और फिर से देहली उजड़ने के बाद फिर से जमी। उसके बाद वहाँ शेरो शायरी की फिर से महफ़िलें आरास्ता होने लगीं, जिसमें गालिब, ज़ौक़ और मोमिन इसी दौर से ताल्लुक़ रखते थे। अब देखो एक चीज़ एकदम ध्यान से समझ लो, एकदम आराम से समझते हुए चलिए। कोई बहुत अभी टाइम है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम डिटेल में धीरे-धीरे, आराम-आराम से रोज़ एक-एक क्लास आपकी चलेगी, आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि गज़ल गोई कहाँ से शुरू हुई? हर चीज़ की तरह दक्कन से ये भी शुरू हुई। और किसने शुरू किया? कुली कुतुब शाह। अब क्या है कि लेकिन इस सिन्फ़ में जिसने सबसे ज़्यादा शोहरत कमाई वो सिराज और वली हैं, जो कि दक्कन के हैं। अब वली का कलाम जब दिल्ली आया, दिल्ली के शोरा ने देखा, शुमाली हिंद के शोरा ने देखा। शुमाली हिंद यानी बेसिकली दिल्ली को ही मेन समझा जा रहा है, लेकिन शुमाली हिंद में कश्मीर वगैरह भी आ जाएगा। तो वली के कलाम को देखकर ही शुमाली हिंद के फ़ारसी शोरा जो थे, वो इस तरफ मुतवज्जे हुए कि इस तरह के कलाम भी कहे जा सकते हैं, जिसमें शाह हातिम थे, शाह मुबारक आबरू थे और मिर्ज़ा मज़हर जाने-जाना थे। इसके बाद गज़ल का सुनहरी दौर का आगाज़ हुआ, जिसमें मीर सौदा और दर्द हुए। उसके बाद दिल्ली उजड़ गई। उसके बाद दिल्ली उजड़ गई, फिर लखनऊ गई। लखनऊ में कौन-कौन से आ गए थे? मुसाफ़ी और इंशा और जुर्रात काबिल ज़िक्र शोरा गुज़रे हैं। फिर में शायरी महफ़िल की शायरों की महफ़िल बैठनी शुरू हो गई। फिर शायर व शायरी की महफ़िल फिर से आरास्ता हुई दिल्ली में, जिसमें गालिब, ज़ौक़ और मोमिन का ज़माना तब था। और उजड़ने से पहले किसका ज़माना था? सौदा और मीर और दर्द का ज़माना था, ठीक है? गालिब ने गज़ल के मौज़ूआत को वसअत दी। अब देखो कि वसअत मीन्स होता है चौड़ाई, फैलाना जिसको बोलते हैं। अब गालिब ने क्या किया, ये तीनों शायर थे, तीनों की अपनी-अपनी कुछ न कुछ अच्छाइयाँ थी। वैसे अच्छाइयाँ तो बहुत थी, लेकिन कुछ-कुछ जो एक-एक चीज़ एक-एक लोग में बहुत ज़्यादा मेन थी, काबिले ज़िक्र थी, काबिले कबूल थी। जैसे गालिब के अंदर क्या थी, गज़ल के मौज़ूआत को इन्होंने वसाअत दी। हर तरह के मौज़ू गज़ल में कहने शुरू कर दिए। और फिर क्या की और उसे फ़िक्र से आशना किया। ज़ौक़ ने ज़बान पर ज़्यादा ज़ोर दिया। मोमिन ने मुआमिलाते इश्क में नाम हासिल किया। यहाँ मुकाबिलाते लिखा है, जबकि ये मुआमिलाते रहेगा, ठीक है ना? मुआमिलाते, मुआमिलात मतलब रिलेटिव। मोमिन ने इश्क से मुआमिलाते इश्क में नाम हासिल किया। इकबाल ने गज़ल में फ़लसफ़ा पेश करके, क्योंकि ये फ़िलॉसफ़र थे अल्लामा इकबाल साहब, तो ये फ़िलॉसफ़र थे, तो इन्होंने क्या किया, गज़ल में फ़लसफ़ा पेश करके एक नए अंदाज़ की बुनियाद की नेव रख दी थी, नए अंदाज़ की बुनियाद रख दी थी। इसके बाद असग़र, फ़ानी, शाद, हसरत, आरज़ू, यगाना और जिगर ने गज़ल को फ़रोग़ दिया। क्या अभी तक आप समझे हैं? हमने देखा कि उर्दू शायरी का जो बेशतर सरमाया है, वो गज़ल पर ही मुश्तमिल है, गज़ल पर ही टिका हुआ है। और सभी शायरों ने, लगभग कुछ चुनिंदा शायर जो उनके गज़ल के खिलाफ थे, उनको छोड़कर सभी ने गज़ल कही है। और दक्कन का जो साहिब दीवान शायर थे कुली कुतुब शाह, उन्होंने भी वो गज़ल गोए थे, लेकिन गज़ल गोई में जिन्होंने सबसे ज़्यादा नाम पैदा किया वो सिराज और वली थे। शुमाली हिंद के फ़ारसी शोरा वली का कलाम देखकर ही इस तरफ मुतवज्जे हुए थे। इसमें शाह हातिम थे, शाह मुबारक आबरू थे और मिर्ज़ा मज़हर जाने-जाना थे। इसके बाद क्या हुआ, गज़ल के सुनहरी दौर का आगाज़ हुआ और इसमें मीर सौदा और दर्द आए। फिर क्या हुआ, फिर दिल्ली उजड़ गई, लखनऊ महफ़िलें चली गईं। उसके बाद वहाँ पर मुसफ़ी, इंशा और जुर्रात काबिल ज़िक्र शायर हुए हैं। फिर से देहली बनी, देहली में फिर से शेर व शायरी की महफ़िल आरास्ता हुई। अब यहाँ पर गालिब और ज़ौक़ और मोमिन का ज़माना आ गया और इकबाल ने गज़ल में फ़लसफ़ा पेश करके एक नए तरह की बुनियाद रख दी थी। उसके बाद इनके बाद गज़ल गोई को बढ़ाने वाले, गज़ल को फ़रोग़ देने वाले असगर हैं, फ़ानी हैं, शाद अज़ीमाबादी हैं, हसरत मोहानी हैं, आरज़ू हैं, यगाना और जिगर ने गज़ल को फ़रोग़ दिया। उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके बाद देखिए, उसके बाद फ़रोग़ दिया, फिर क्या है, फिर फ़राक़ हैं, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, रोश जज़वी, खुर्शीदुस्सलाम, नासिर काज़मी, ख़लीलुर रहमान आज़मी, शाद तमकनत, शहरयार, बशीर बद्र,
ज़फ़र इकबाल, अहमद मुश्ताक, तशकीब जलाली, साक़ी फ़ारूक़ी, आदिल मंसूरी, मोहम्मद इल्वी, पुरकाश फ़िक्री, अतहर, ये अतहर है, अतहर नफ़ीस, शोबा अख्तर, महबूब हाशमी, मंजूर ख़ज़ा वगैरह हैं। अब देखिए ये नाम देखकर थोड़ा-सा आप घबरा गए होंगे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम क्या करने वाले हैं, हम टीजीटी की तैयारी पूरी डिटेल में करने वाले हैं। देखिए जो वैकेंसीज़ आती हैं वो 5 साल में जो फ़िलहाल यूपी में 3-4 साल से आप हालत देख ही रहे हैं, तो अगर एक वैकेंसी आ जा रही है, तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की तैयारी आपकी रहनी चाहिए कि एक वैकेंसी में ही आप लोग निकाल लें, इस तरह की डिटेल आप पढ़ें। अगर यूपी के ही लिए आप सिर्फ़ पढ़ रहे हैं, तो आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, जब आएगी तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसी वजह से पूरा डिटेल में आपको बताया जा रहा है कि एक क्वेश्चन कहीं भी फ़र्क ना आ पाए जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठें। तो इसी वजह से ये नाम आप ध्यान दे दीजिए कि ये लोगों ने गज़ल को फ़रोग़ देने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि आप याद कीजिए बट देख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए कि इन लोगों का भी नाम गज़ल गोई में है। आगे बढ़ते हैं। अब गज़ल के तारुफ़ देख लेते हैं, गज़ल की तशरीह देख लेते हैं। गज़ल क्या है? गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना, औरतों के हुस्न व जमाल की तारीफ़ करना या रस्सी बुनना। देखो गज़ल के मानी सीधा-सीधा आप जान लीजिए औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना या उनके हुस्न व जमाल की तारीफ़ करना, ठीक है? यही है गज़ल। अरब शोरा जब अपनी माशूकाओं का सरापा खींचते या उनके हुस्न व जमाल की तारीफ़ करते या उनके मोहब्बत में अपने दिली जज़्बात का इज़हार करते, तो इस अमल को तग़ज़ल और ऐसे ऐसे अशआर को ग़ज़ल कहते थे। ठीक है? ग़ज़ल यही है। क्या है कि जब अरब के शोरा अपनी माशूकाओं के सरापा खींचते, अपने हुस्न व जमाल की तारीफ़ करते, अपने दिली जज़्बात का इज़हार करते थे, तो ऐसे ही अशआर को ग़ज़ल कहते थे और इस अमल को तग़ज़ल कहते थे। इब्तिदा में यानी शुरुआती दौर में गज़ल का मौज़ू हुस्न व इश्क ही होता था, मगर वक़्त गुज़रने के साथ-साथ इसके मौज़ूआत में हर तरह की मज़ामीन शामिल होते गए। यानी पहले शुरुआत में सिर्फ़ औरतों की बातें करना ही गज़ल कहलाती थी, लेकिन बाद में हर तरह के मज़ामीन इसमें शामिल किए गए। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी क्या होते हैं, औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। अरब शोरा जब अपनी माशूकाओं की तारीफ़ करते थे, अपने दिली जज़्बात को ज़ाहिर करते थे शेर में, तो ऐसे अशआर को ग़ज़ल कहते थे और इस अमल को, इस प्रोसेस को तग़ज़ल कहते थे। उसके बाद क्या है, इब्तिदा में यानी शुरुआती दौर में जब ग़ज़ल लिखी जाने लगी, तो सिर्फ़ औरतों की तारीफ़ करना ही ग़ज़ल कहलाता था। लेकिन बाद में जब मीर सौदा और गालिब का ज़माना आया तो इन लोगों ने क्या किया कि बहुत से मौज़ूआत को भी मज़ामीन को भी गज़ल में शामिल कर लिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये वसाअत इसमें आ गई गज़ल में। तो इसके मज़ामीन हर तरह के मज़ामीन इसमें शामिल कर लिए गए। अब आगे बढ़ते हैं कि गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। 2 कलमों की हरकत व सुकून में बराबर होने को वज़न कहते हैं। यानी गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न में होते हैं। 2 कलमों की हरकत व सुकून यानी जिसको रदीफ़ व काफ़िया बोलते हैं। ठीक है? एक वज़न में रहना एक गज़ल की ये शर्त है कि उसके हर मिसरे एक ही वज़न में रहेंगे। कोई आज़ाद नहीं, आज़ाद गज़ल एक अलग चीज़ है, आज़ाद नज़्म अलग चीज़ है। ठीक है? तो ये क्या है, गज़ल की एक कुछ शर्त रखी गई है कि किस तरह गज़ल रहनी चाहिए। तो गज़ल के मिसरे एक ही वज़न में रहना ज़रूरी है, एक ही बहर में वो रहेंगे। लफ़्ज़ मिसरा के माने दरवाज़े के एक पट होते हैं। अब देख लीजिए कि दरवाज़ा, दरवाज़ा तो अब तो मॉडल दरवाज़ा आने लगा है। पहले दरवाज़ा क्या रहता था, इस तरह से अभी भी रहता है। देखो ये दरवाज़ा हो गया, ये ऐसे बीच में एक रहता था, यहाँ पर ऐसे खिड़की लगी होती कुंडी लगी होती थी। तो अब ये दरवाज़ा का जो एक पट है ना, ये वाला हिस्सा, ये देखो। ये वाला जो हिस्सा आपका है, इस यही मिसरे का, एक मिसरे का यही मानी होता है। ठीक है? दरवाज़े का एक पट यही मानी होता है, यही मानी हो रहा है। रदीफ़ लफ़्ज़ मिसरा का मानी एक मिसरा दरवाज़े का एक पट होता है। लफ़्ज़ मिसरा का मानी क्या होता है? दरवाज़े का एक पट होता है। अब रदीफ़, ये आपको उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, मिसरा का मानी क्या होता है? दरवाज़े का एक पट होता है। अब देखते हैं रदीफ़ वो लफ़्ज़ या अल्फ़ाज़ का वो मजमूआ जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए।
रदीफ क्या होता है कि ये हर शेर के आखिर में दोहराया जाता है। एक चीज़ ध्यान रख कर चलिएगा कि रदीफ किसी भी जगह चेंज नहीं होता है, वो हमेशा एक ही रहेगा। और रदीफ एकदम लास्ट में आता है, शेर के एकदम लास्ट में रदीफ आता है और वो कभी बदलता नहीं है। जबकि काफिया उन हुरूफ व हरकत के मजमूए को कहते हैं जो हम आवाज़ होते हैं मगर अल्फाज बदले होते हैं। काफिया क्या होता है कि आप जब बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जब बोलेंगे तो ऐसा लगेगा आपकी ज़बान एक तरह टूटेगी, आवाज़ सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी उसमें, आवाज़ बराबर दिखेगी, लेकिन वो अल्फाज अलग रहेंगे, उनकी मानी अलग रहेगी। जबकि रदीफ एक ही रहेगा हमेशा। काफिया रदीफ से पहले आता है, अभी हमने बताया कि रदीफ जो होता है वो एकदम लास्ट में आता है और काफिया उससे पहले आता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, कुछ गज़ल के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल थी, उसको लिख लेते हैं कि मिर्ज़ा गालिब ने क्या लिखा था, दिल नादा, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, तुझे हुआ क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है। उसके बाद क्या लिखे, फिर लिखे आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखे, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, या इलाही ये माजरा क्या है। अब एक चीज़ ध्यान से आप देखिए, अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात आ गई है कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब देखो यहाँ पर तुझे दिले नादा तुझे हुआ, यहाँ पर हुआ आपको दिखाई दे रहा है, हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हुआ और दवा जब आप बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसका तलफ़ुज़ लगभग सेम आ रहा है, हम आवाज़ अल्फाज हैं, लेकिन क्या है इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, ये ऐसे ही है। तो ये जो क्या है ये रदीफ हो गया, और हुआ, दवा और माजरा, ये इस तरह से जो अल्फाज आएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके रदीफ हो काफिया हो जाएंगे। रदीफ के पहले ही काफिया आता है, रदीफ एकदम शेर के एकदम लास्ट में रदीफ आएगा, उससे पहले जो रहेगा वो काफिया रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपने देख लिया कि रदीफ और काफिया क्या होते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि रदीफ और काफिया होते क्या हैं। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों, मतला कहलाता है। अभी अभी हमने देखा कि ये दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हमें मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, इसमें रदीफ और काफिया दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये तीसरा बंद है और तीसरा मिसरा है ये। तीसरा मिसरे आज़ाद रहते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि क्या हो रहे हैं वो का हम रदीफ और हम काफिया रहें। तो क्या है कि यहाँ माजरा, हुआ और दवा, ये देखो हो गए, काफिया हो गए, और क्या है रदीफ हो गए। अब क्या है कि दिल नादा तुझे हुआ क्या है, इसमें भी काफिया है और रदीफ है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है, इसमें भी काफिया है और रदीफ है। तो ये क्या हो गया, ये मतला हो गया। ये गज़ल का पहला शेर हो गया मतला। ठीक है, इसमें देख लो हम काफिया, ये भी काफिया और ये भी काफिया, ये भी रदीफ ये भी रदीफ, तो ये क्या हो गए, हम काफिया हो गए। हमें मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, ये वाला मिसरा अलग हो रहा है, और ये माजरा तो काफिया हो रहा है, पहले वाले से मिल रहा है, वो क्या है, रदीफ हो रहा है। लेकिन पहले वाले में हमें मुश्ताक और वो बेजार, इसमें हम काफिया नहीं हो रहा है, तो ये दूसरा या तीसरा चौथा पांचवा कुछ भी शेर हो सकता है। तो आपने क्या समझा कि अगर हम काफिया और हम रदीफ हो तो वो मतला कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है, मक़ता कहलाता है। अब जैसे इसी गज़ल का एक शेर था कि गालिब ने लिखा है, हमने
उन्होंने लिखा है आखिरी में कि हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। ठीक है, ये उन्होंने लिखा। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, ध्यान से देख लीजिए, इनका नाम आया हुआ है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब जो थे, वो अपना नाम अपना तखल्लुस गालिब इस्तेमाल करते थे, तो यहाँ पर उनका नाम आया हुआ है गालिब। ठीक है, हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। अब इस गज़ल में उन्होंने अपना नाम लाया है, और ये क्या हो गया, ये गज़ल का मक्ता हो गया, यानी इसके बाद अब गज़ल नहीं, अब गज़ल के अशार देखने को नहीं मिलेंगे, यही लास्ट शेर रहता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, और इसी को तखल्लुस कहते हैं। तखल्लुस किसे कहते हैं, जो शायर अपना छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है हर अशार के, हर शेर के एंड में, तो वो क्या है कि हर आखिरी शेर के आ, आखिरी शेर में ये बताने के लिए करता है कि इसको मैंने लिखा हुआ है, तो उसी को तखल्लुस कहते हैं। और शायर ये हो सकता है उसका अपना नाम यूज़ कर रहे, हो सकता है दूसरा नाम यूज़ करे, वो उसके ऊपर होता है। अब देख लेते हैं आगे कि गज़ल में मतला और मक्ता के अलावा बाकी अशार फ़र्द होते हैं। जैसे इसमें आपने देख लिया कि दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। फिर आपने देखा कि हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। और यहाँ पर एक शेर आपने देखा है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। तो दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ये तो आप जान ही गए, मतला है, मतला कहलाता है। अब उसके बाद आपने देख लिया कि हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है, ये भी आप जान गए कि गालिब का नाम आ गया है, तो ये फिर ये क्या हो गया जाएगा, मक्ता हो जाएगा। लेकिन आपने ये वाला जो शेर देखा है कि हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, ये जो आपका शेर है, ये फिर क्या कहलाएगा, ये फर्द कहलाएगा। इस ऐसे ही बीच में कितने भी शेर रहेंगे, वो फर्द कहलाएंगे। अगर उस शेर में बहुत अच्छा कोई शेर आ गया, गज़ल का बहुत अच्छा शेर आ गया, तो वो बैतुल गज़ल कहलाएगा। ठीक है, या हासिल गज़ल भी उसको बोलते हैं। तो फिर क्या आप समझे कि गज़ल के जिसमें हम काफ़ी और हम रदीफ़ होते हैं, वो मतला कहलाता है, और जिसमें शायर अपना तखल्लुस या अपना छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है, वो क्या हो जाता है, मक्ता हो जाता है। अब देखते हैं कि गज़ल में मतले अव्वल के बाद, यानी एक मतला के बाद, मतले अव्वल यानी एक मतला के बाद, गज़ल में एक मतला के बाद, गज़ल में मतले अव्वल के बाद अगर दोबारा मतला की तरह कोई शेर आता है, यानी दोबारा भी मतला हो सकता है हम काफ़िया हम रदीफ हो जाएं, जिसमें भी हम काफ़िया और हम रदीफ हो जाएंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आप मतला उसको समझ लीजिए। अगर एक मतले के बाद भी, और मतला हमेशा गज़ल में पहले ही शेर रहेगा, पहला ही शेर रहेगा, हो सकता है दूसरा वाला शेर हो जाए, तीसरा वाला शेर हो जाए, लेकिन शुरुआती ही में रहेगा, बीच में नहीं रहेगा, बीच में कसीदा में रहता है। गज़ल में मतले अव्वल के बाद अगर दोबारा मतला की तरह कोई शेर आता है, तो उसे हुस्ने मतला, ज़ेबे मतला और मतले सानी कहते हैं। क्या कहते हैं कि उसमें क्या, गज़ल में मतले अव्वल के बाद अगर कोई दोबारा मतला आ जाता है, मतला की तरह शेर आ जाता है, वो हुस्ने मतला कहते हैं, ज़ेबे मतला कहते हैं, और मतले सानी कहते हैं। समझ में आ गया आपको? क्या समझे कि गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, और मतला की तरह अगर कोई और शेर आ जाता है, तो वो हुस्न मतला, ज़ेब मतला और मतले सानी कहलाते हैं। उसके बाद जो अशार रहेंगे वो फ़र्द कहलाएंगे, और उसके बाद जो एकदम लास्ट में आकर, एकदम आखिर में आकर जो शायर एक शेर लिखता है जिसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, वो क्या हो जाएगा, वो फिर आपका ये हो जाएगा कि वो मक्ता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गज़ल में कम से कम 5 शेर होते हैं, कम से कम 5 शेर होंगे। गज़ल की ये शर्त है कि एक गज़ल लिखना, अगर आपको लिखना है, तो उसमें मतला होना चाहिए और मक्ता होना चाहिए, और उसमें कम से कम 5 शेर होने चाहिए, और ज़्यादा की कोई कैद नहीं है। आप 1000 शेर भी एक गज़ल में लिख सकते हैं, लेकिन 5 शेर कम से कम होने चाहिए। गज़ल की खुसूसियात में से इख्तिसारो ईजाद भी है। गज़ल की कितनी खुसूसियात में से इख्तिसारो ईजाद भी है। तो आपने क्या समझा अभी तक कि गज़ल जो है,
गज़ल का पहला वाला शेर मतला कहलाता है, दूसरा वाला शेर अगर हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो, वो भी मतला कहलाएगा, हुस्न मतला, ज़ेब मतला और मतले सानी, ये इस तरह से कहलाएँगे। अब अगर और उसके बाद के जो शेर रहेंगे, जो काफ़िया रहेगा, पहले वाले शेर से मैच करता रहेगा और रदीफ़ भी उसमें रहेगा, यानी गज़ल का ही शेर रहेगा वो, तो फिर वो फ़र्द कहलाएगा। एकदम लास्ट वाला शेर जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल कर लेता है, वो फिर मक्ता कहलाता है। मतलब वो अब काट दे रहा है, अब इसके बाद गज़ल का कोई शेर नहीं आने वाला। और बीच वाला जो है वो फ़र्द कहलाता है, और कोई बहुत अच्छा शेर लिख दिया गया है उस गज़ल में जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, फिर वो क्या हो जाएगा, बैतुल गज़ल कहलाता है, या हासिल गज़ल भी उसको बोलते हैं। गज़ल के अशआर में मसनवी की तरह ख़यालात का तसलसल नहीं होता। यानी मसनवी जो होती है, मसनवी में एक किस्सा उठा लिया जाता है, उसी पे चाहे आप 100 शेर लिख दें, आप 200 शेर लिख दें, 25 शेर लिख दें, जितना शेर मन कहे उतना लिख दें, तो वो क्या होता है, मसनवी होता है, लेकिन वो एक ही कहानी चलेगी। मसनवी में क्या होता है, मसनवी की क्या ख़ुसूसियत है, कि मसनवी में सिर्फ़ एक ही कहानी चलेगी। आप 1000 शेर लिखेंगे फिर भी एक कहानी चलेगी। लेकिन गज़ल में ऐसा नहीं होता है, बल्कि हर शेर अपनी जगह एक मुकम्मल इकाई होता है। गज़ल में हर शेर अपना एक अलग मतलब निकालता है। जैसे दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ये अपना अलग निकाल रहा है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त आता है तो बुरा क्या है। यहाँ पर हर शेर हर शेर अपना मतलब निकाल दे रहा है, अपनी मीनिंग निकाल दे रहा है और अपने आप को अलग कर ले रहा है बाकी शेर से। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर बाय चांस, अब बहुत ऐसे शेर होते हैं गज़ल में भी जो 2 शेर में अपना मीनिंग पूरी निकालते हैं, अपनी मानी की तशरीह वो 2 शेर में कहते हैं। तो ऐसे शेर को क्या कहते हैं, कताबंद कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे शेर को कताबंद कहते हैं, जिनका जिनकी मानी क्या होती है, 1 शेर में ना निकले, 2 शेर में, 3 शेर में निकले, तो वो कता बंद कहलाते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा। वैसे ज़्यादातर ये होता है कि वो अपने अलग 1 शेर में अपने आप को वो कंप्लीट मीनिंग दे देता है, एक शेर। और क्या है, और हर शेर में एक पूरी बात कह दी जाती है। तो गज़ल में यही होता है। मसनवी में क्या होता है, मसनवी में एक कहानी उठा ली जाती है, उसी पर चाहे इतना शेर लिख डालो, एक ही कहानी रहनी चाहिए, एक ही किस्सा रहना चाहिए। लेकिन गज़ल अपना शेर अपने हर शेर में अलग अलग कहानी भी कह सकता है, अपने हर शेर में अलग मीनिंग भी कह सकता है। गज़ल इसके लिए आज़ाद है। और जिसमें 2 शेर में, 3 शेर में, 4 शेर में मानी निकलती हैं, तो फिर उसको क्या कहते हैं, ये आप ध्यान दे दीजिएगा कि उसको फिर कता कहते हैं। ठीक है, फिर उसको क्या कहते हैं, कता कहते हैं। आप ये चीज़ को ध्यान में दे दीजिएगा। उसके बाद क्या हो गया, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको कुछ सजेशन करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उन लोगों तक वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं, जो कहीं पैसा नहीं देना चाहते, और जो ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं। तो ये आपको एकदम ज़ीरो से शुरू की जा रही है। अगर आप ग्रामर नहीं पढ़े हुए हैं तो उर्दू ग्रामर की एक प्लेलिस्ट है, आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, वो आपको ज़ीरो से पढ़ाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गज़ल या नज़्म के रदीफ़ व काफ़िया को ज़मीन कहते हैं। ज़मीन, अब देखो गज़ल हो गई या फिर नज़्म हो गई। अब इसमें क्या है कि रदीफ़ व काफ़िया जो आप पढ़ कर आए हैं, रदीफ़ बदलता नहीं है, काफ़िया बदलता रहता है, हम आवाज़ को काफ़िया कहते हैं, तो इसको ज़मीन कहते हैं। या ये आप जान गए, या फिर वो बहर और रदीफ़ व काफ़िया जिसकी गज़ल में पाबंदी की जाती है, उसको ज़मीन कहते हैं। यानी पाबंदी यही तो है कि भाई काफ़िया और रदीफ़ रहना ही रहना चाहिए, वरना फिर वो गज़ल कैसी, है ना? तो पाबंदी की जाए, उसी को ज़मीन कहते हैं। ठीक है ना? रदीफ़ काफ़िया को ज़मीन भी कहते हैं, इस तरह याद कर लो कि गज़ल या नज़्म के रदीफ़ काफ़िया को ज़मीन कहते हैं। बस ये मत याद करो, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जदीद गज़ल के अनासिर अरबा 4 को माना गया है, असगर, जिगर, फ़ानी, हसरत। अनासिर अरबा, अरबा मीन्स ही 4 होता है। जदीद गज़ल के यानी नए गज़ल के अनासिर अरबा क्या हैं, असगर, जिगर और फ़ानी, हसरत। ठीक है? अब देख लेते हैं, यहाँ तक गज़ल का तारुफ़ भी हो गया, गज़ल की आगाज़ व इर्तिका भी हो गई। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। गज़ल के बारे में अदबा व शोरा के ख़यालात। अब देखो कि गज़ल की जब इतनी चीज़ हम पढ़ चुके हैं, तो गज़ल के बारे में बहुत से माहिर लिसानियात ने, बहुत से शोरा ने, बहुत से अदबा ने अपनी-अपनी बातें रखी होंगी, ज़ाहिर-सी बात है। तो अब उनकी बातों को सुन लेते हैं कि वो उन्होंने क्या रखा है।
जैसे गज़ल जितनी बदनाम है, उतनी ही मुझे अज़ीज़ है। ये किसने कहा है? ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। अब देखिए रशीद अहमद सिद्दीकी गज़ल के बहुत बड़े वाले फ़ैन थे। अब ये जो पॉज़िटिव चीज़ें रहेंगी, जो अच्छी चीज़ें रहेंगी, वो रशीद अहमद सिद्दीकी, फ़राक गोरखपुरी ने कहा है। और जो गलत चीज़ें जो खिलाफ़ थे, वो लास्ट में आएँगी, उनको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, रशीद अहमद सिद्दीकी। गज़ल शायरी नहीं, तहज़ीब भी है। रशीद अहमद सिद्दीकी। हमारी तहज़ीब गज़ल में और गज़ल हमारी तहज़ीब में ढली है। रशीद अहमद सिद्दीकी। शायरी का नाम आते ही मेरा ज़हन जो है वो गज़ल की तरफ माइल हो जाता है, यानी गज़ल की तरफ चला जाता है। ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने ही कहा हुआ है। अब देख लेते हैं कि शायरी ज़ेवर का मोहताज है और ज़ेवर गज़ल का मोहताज है। ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। गज़ल को मैं फ़न नहीं, उर्दू शायरी की आबरू समझता हूँ। रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। गज़ल रेज़े कारी में मीनाकारी है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने ये भी कहा है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी का कितना है, आप कितना इन्होंने कहा है कि ये हो गए 3 हो गए, 3 6 2 8 जो है रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने कहा है। अब इसी में जो मेन है, जो मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा आपको ध्यान देने चाहिए, अब वो देख लेते हैं। जैसे आप ये देख लीजिए, 1 मिनट इसको मिटा दे रहे हैं पूरा। हाँ, जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है वो बताने जा रहे हैं आपको कि ये कि कौन-कौन सा जो लग रहा है कि हाँ, ये एग्ज़ाम के पॉइंट से गज़ल जितनी बदनाम है, उतनी ही मुझे अज़ीज़ है। ये आपको जितना हो सके आप इसको ध्यान में रखे रहिए कि जो गज़ल जितना बदनाम है, मुझे उतना अज़ीज़ है। अब उसके बाद क्या है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गज़ल शायरी नहीं, तहज़ीब भी है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अब उसके बाद मिटा दे रहे हैं इसको, 1 मिनट। अब उसके बाद देख ले रहे हैं, गज़ल ज़ेवर की मोहताज है और ज़ेवर गज़ल का मोहताज है। ये भी आप ध्यान रख लीजिए। ये रशीद अहमद सिद्दीकी साहब के अक़वाल हैं, यानी कौल हैं। ये उन्होंने गज़ल को लेकर कहा है और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट या बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। ठीक है? अब देख लेते हैं फ़राक गोरखपुरी का। फ़राक गोरखपुरी, गज़ल शायरी नहीं, इत्र शायरी है। ठीक है? फ़राक गोरखपुरी, गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है। फ़राक गोरखपुरी, ये तो बहुत बार पूछ चुका है। आप कितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है और गज़ल शायरी नहीं, इत्र शायरी है। ये इतनी बार पूछ चुका है कि आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कि गज़ल तमाम फ़नून लतीफ़े एहसासात व कायनात पे इत्र है, और तो गज़ल इस इत्र का भी इत्र है। ये भी फ़राक गोरखपुरी साहब ने कहा है। गज़ल का ख़मीर इश्क मोहब्बत है। अल गज़ल का ख़मीर इश्क मोहब्बत है। अब इन्होंने शिबली नुमानी ने ये कहा और ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिए। शिबली नुमानी का शिबली नुमानी का यही एक है, गज़ल का ख़मीर इश्क मोहब्बत है। हाँ, ये भी गज़ल निकाब पोश आर्ट और चावल पर कुलहल्ला लिखने का आर्ट है। ये आले अहमद सरवर ने कहा है। कुछ लोग इसको सरूर भी पढ़ते हैं, जो आपको बेहतर लगे वो प्रोनाउंसिएशन कीजिए। आले अहमद सरूर ने निकाब पोश आर्ट और चावल पर कुलहल्ला लिखने को बताया है गज़ल को। गज़ल बड़ी काफ़िर सनात सुखन है, आले अहमद सरवर। गज़ल नीम वहज सिन पे शायरी है, कलीमुद्दीन अहमद। अब देख लेते हैं थोड़ा सा जो निगेटिव में है। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए या फिर मार देनी चाहिए, अज़मतुल्लाह खां। ये आपको ध्यान रख लीजिए, ये आपको देखना है, याद करना ही करना है। गज़ल बेवक्त की रागनी है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। कसीदा और गज़ल शायरी की नापाक दफ्तर है हाली, और अफ़ूनियत में संडास से भी बदतर है। ये यहाँ तक हाली ने कहा है गज़ल को। तो ये जो नेगेटिव वाला है, जो खिलाफ थे, ये आपको हर हाल में याद करना ही करना है। ये जितना भी आपको ये आज की वीडियो में पढ़ाया गया है, ये एकदम इम्पोर्टेंट है। अभी सिर्फ आपको बेस पढ़ाया जा रहा है कि आप बेस मजबूत कर लीजिए। अगर बेस मजबूत नहीं रहेगा तो फिर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। ये पूरी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट निकाल कर लाया गया है और वीडियो बनाई गई है।
ये थी आज की क्लास। क्लास को यहीं तक रखते हैं। गज़ल क्या है, किस तरीके से गज़ल पैदा हुई और गज़ल के बारे में शोरा के क्या ख़यालात हैं, हर चीज़ को हमने देख लिया है। अब आ जाते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर कि सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पर आप भी हमें फ़ॉलो कर सकते हैं और आपको बता दिया गया है कि नोट्स के लिए 8604609069 पर आपको ₹99 पे करना होगा और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में एक जॉइन कर दिया जाएगा आपको और फिर वहाँ से हर चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। यानी हर चीज़ हासिल करने का मतलब ये है कि नोट्स जितनी भी रहेगी, सब के सब आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी और अगर आप नहीं जॉइन होना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर ही जीपीएसटीआर कंप्लीट क्लास चलेगी। आप यहाँ पर भी आकर देख सकते हैं और हमारी गुज़ारिश है कि आप ग्रुप में ज़रूर जॉइन हो लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है जीपीएसटीआर के बारे में और कोई पढ़ा नहीं रहा है। तो आप ज़रूर जॉइन कीजिए, हमारी भी हौसला अफ़ज़ाई होगी और फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।